आज के वीडियो में हम सीखेंगे, सबसे पहले 4-6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले व्यंजक चूर्ण, फिर इसके बाद देखेंगे व्यंजक चूर्ण के उपयोग, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा क्या है, फिर बेकिंग सोडा के उपयोग जानेंगे, फिर दावन सोडा क्या है, फिर दावन सोडा के उपयोग जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण क्या है और ये कैसे बनता है, इसका रासायनिक समीकरण भी हम देखेंगे। ठीक, तो व्यंजक चूर्ण के बारे में लिखा गया है। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड, लवण जल जो होता है, अर्थात सोडियम क्लोराइड को जल कर विलयन बनाना, कि विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है और इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क भुजा हुआ चूना, ठीक, पर क्लोरीन गैस की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है और व्यंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड द्वारा दर्शाया जाता है। ये सूत्र है, इसका फॉर्मूला है व्यंजक चूर्ण का, इसके द्वारा ऐसे शो किया जाता है, दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है। मानकर चलिए कि सबसे पहले बोल रहे हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड है। जलीय सोडियम क्लोराइड का यदि विद्युत अपघटन कराया जाए तो वहां से क्लोरीन का निर्माण होगा। ठीक, यहाँ एक नजर डाल देते हैं। जलीय विलयन में यदि सोडियम क्लोराइड है तो वहां से क्लोरीन का निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा, ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर यह NaCl एक्वेटिक विलयन है और इसका विद्युत अपघटन कराया गया है। तो यहाँ पर यदि मैं इसमें ऊपर लिख देता हूँ विद्युत अर्थात करंट है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड करंट दिया जा रहा है, या करंट देने से यहाँ पर होता क्या है, इस प्रकार से दो प्रकार के आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, सोडियम और क्लोराइड। दोनों प्रकार के जो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से यदि सीधे सीधे मैं आपको बताऊं कि दो धन आयन यहाँ पर मौजूद हैं और दो Cl ऋण आयन यहाँ पर मौजूद है। ठीक, अब ये धन और ऋण आयन का क्या मतलब है, यह किस प्रकार से क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है आयन, उसे देखने के लिए आगे देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सोडियम धन, ये क्लोरीन जो ऋण आयन है वो किस प्रकार से अपने आयन को कम करता है। यूं का निशान लगाएंगे, ये बनेगा Cl2 और यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, छोड़ दिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन 2Na धन आयन यो एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर और फिर से परमाणु अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर अब धन आयन नहीं है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, यहाँ पर सुपर पॉजिटिव चार्ज था। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर लिया। अब इसके ऊपर धनावेश नहीं रहा, तो सोडियम अब आयन नहीं रहा, सोडियम परमाणु अवस्था में पहुंच गया है, ये क्लोरीन गैस अवस्था में आ गया है। यही क्लोरीन गैस व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए उपयोग की जाती है, जिसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर प्रवाहित किया जाता है, शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर प्रवाहित किया जाता है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस क्रिया हो रही है और फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है, जिसे व्यंजक चूर्ण का नाम दिया गया है। यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क, इसके ऊपर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जा रही है, अर्थात Cl2 की क्रिया कराई जा रही है। यहाँ देखने वाली बात है, यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐसा लिख दें थोड़ी देर के लिए, यहाँ देखेंगे आप, एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर जोड़ रहा हूँ मैं और एक यहाँ जोड़ रहा हूँ। ठीक, और Cl को मैंने इस प्रकार से लिख दिया कि 2 Cl है, तो एक Cl मैंने यहाँ ले ली और एक Cl यहाँ ले ली। इस प्रकार से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ से जी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ये ऑक्सीजन यहाँ से और यहाँ से ये दोनों Cl लेकर बाहर हो जाएगा और हमारे पास से इस बचा हुआ पदार्थ आप देख रहे होंगे, एक OH बचा है और एक
H बचा अर्थात GH2 बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले तो CaO ये वाला पार्ट्स और Cl2 और ये बन जाएगा H2। तो ये हमारे पास जो बना हुआ है वो कहलाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम भ्रंजक चूर्ण कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और व्यापारिक नाम इसका भ्रंजक चूर्ण है। ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कक्षा 10 एग्जाम बोर्ड के आधार पर ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं और ये क्वेश्चन परीक्षा में आपको जरूर मिलेंगे। अब हम देखते हैं भ्रंजक चूर्ण के उपयोग। तो भ्रंजक चूर्ण के उपयोग क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला उपयोग इसमें दिया गया है वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र लेलेन के व्यंजन के लिए। ठीक है ना, व्यंजन का तात्पर्य यहाँ पर रहेगा उन्हें बेरंग बनाने के लिए, अर्थात उनका रंग उड़ाने के लिए। सूती कपड़ा है, लेनिन है, उनसे यदि ये कपड़ा उद्योग में इनका कोई रंग है तो उनसे रंग साफ करने के लिए या विरंजन करने के लिए, उनका बेरंग करने के लिए। विरंजन से तात्पर्य आपको बेरंग का रहेगा, ध्यान रखना कि रंगहीन बनाने के लिए, उनका कलर उड़ाने के लिए। ये रंगीन लिखा है, रंगीन मतलब विरंजन क्रिया में ये होता है कि रंगहीन बनाया जाता है। इसे मैंने रंगीन लिखा है, इसे मैं लिखता हूँ रंगहीन, इस प्रकार से। तो इसे रंगहीन बनाया जाता है, रंगीन नहीं, इस काम में आता है। अर्थात व्यंजन का तात्पर्य यही है कि व्यंजन मतलब बेरंग होना। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं हम कागज की फैक्ट्री में। तो कागज की फैक्ट्री में इनको उपयोग किया जाता है। लकड़ी की मज्जा लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए, अर्थात कागज की फैक्ट्री में इसका रंग होता है, व्यंजन के लिए उनका उपयोग किया जाता है। लकड़ी की मज्जा में भी इसका उपयोग किया जाता है, उसमें कोई कलर चेंज करना है, दूसरा कलर डालना है तो उस प्रकार से भी इसे बनाने के लिए किया जाता है। और साथ में लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने के लिए, जिन पे कोई कलर गिर गया है, रंग गिर गया है, उसे साफ करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर का उपयोग देख लेते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में उपयोग करने का तात्पर्य क्या होगा, उपचायक क्या कहलाएंगे, इनकी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं उपचायक के रूप में। तो कई रासायनिक उद्योगों में इसे उपचायक के रूप में उपयोग करने का तात्पर्य क्या होगा, उपचायक से तात्पर्य होगा अपचयन करने वाला। ठीक, ये उपचायक के रूप में उपयोग किया जाएगा इसका। तो यहां से मैं आपको अभी आपके सामने दो क्रियाएं चलती हैं, एक चलती है आपकी उपचय और एक चलती है अपचयन। उपचय अभिक्रिया का आप जानते होंगे ये प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया आप जानते हैं रिडक्शन अभिक्रिया है और ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो यहाँ मैं आपको बात कर रहा हूँ उपचायक के रूप में, अर्थात इसे एक ऑक्सीकारक के रूप में सामने वाले को जो क्या करता है उसके बारे में आपको बात बता रहा हूँ। तो ये एक उपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है, यदि किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक, तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है। और निकालता कौन है, निकलवाता है इससे जो ऑक्सीकृत करता है उसे, वो अपचयक, वो ऑक्सीकारक का काम होता है। ठीक, तो यहां से हम देखेंगे आगे। मैं आपको उपचायक के बारे में बता रहा था। यहाँ पर आपको ये एक प्रकार से ऑक्सीकरण क्रिया के कारण भाग लेते हैं, तो ये एक प्रकार से आपके ऑक्सीकारक कहलाएंगे। ठीक, ऑक्सीकारक कहलाएंगे। ठीक, ऑक्सीकृत करने वाले, इनके कारण ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इन्हें मैं आपको अभी जस्ट तीसरे पॉइंट के बाद और अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से बताऊंगा, क्योंकि इतनी सी बात में आपको संकीर्ण बात में समझ में आने वाला
नहीं है ये टॉपिक, तो मैं आपको उपचायक अपचायक दोनों के बारे में और डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। तीसरे पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं। तब तक पीने वाले जल या पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए अर्थात जीवाणु को नष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है भ्रंजक चूर्ण का। तो पानी को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। इनके 3 उपयोग है। सीधा क्वेश्चन आता है इसमें, 3 नंबर का भी आ सकता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो भ्रंजक चूर्ण क्या है उसका लिखना है, उसका सूत्र लिखना है और 2 उपयोग लिखना है। तो इस प्रकार से 3 नंबर का ये 3 अंक का या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। नाम, फॉर्मूला और 2 उपयोग लिखना पड़ता है, 2 यूज। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उपचायक पर और अपचायक पर, ठीक है, विशेष रूप में। आइए जान लेते हैं हम आगे। एक हमारा पार्ट था इसमें उपचायक, दूसरा है अपचायक। आपने यदि ऑक्सीकरण ऑप्शन पढ़ा है, उनकी जस्ट ये विपरीत प्रतिक्रिया है, मैं आपको बता देता हूं। यहां लिख रहा हूं मैं ऑक्सीकरण और यहां लिख रहा हूं उपचायक। ठीक, यदि आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे जिनमें कि मैंने आपको ऑक्सीकरण अपचन अभिक्रियाएं बताई हैं, ठीक है ना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना इसे। ठीक, और आई बटन पे भी मैं इसकी वीडियो को आपको दे दूंगा ऑक्सीकरण अपचन की, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण में होता क्या है? ऑक्सीकरण में होता है ये कि सोडियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये ऑक्सीकरण हो गया। और जनरली यदि क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो वो हो जाता है Cl ऋण आयन, तो Cl ऋण आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहलाएगा इसका अपचयन। अपचयन किसका हो गया? Cl का यहाँ पर अपचयन हो गया। ध्यान से सुनने वाली बात है, Cl का यहाँ पर अपचयन हो गया और सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। ये ऑक्सीकरण हो चुका है इसका और यहाँ पर Cl का अपचयन हो रहा है। जो ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ऑक्सीकरण कौन करवा रहा है? ऑक्सीकरण होने का मतलब होता है कि Na धनायन ऑक्सीकृत हो चुका है। इसे ऑक्सीकृत करने का काम किसने किया? ऑक्सीकृत करने का काम कौन कर रहा है? इसे इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन कर रहा है? Cl इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये Cl है, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसी के कारण ये ऑक्सीकृत हुआ है। इसीलिए जो ऑक्सीकारक होगा वो होगा Cl। ठीक, जो अपचयित होने वाला है वो हमेशा ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक, और जो ऑक्सीकृत हो रहा है इसके कारण हुआ है। और जहां Cl का अपचयन हुआ है वो किसके कारण हुआ है? सोडियम के कारण। तो ये सोडियम कहलाएगा अपचायक। ठीक, तो आपको दोनों बात समझ में आ गई होगी। अपचायक आपको ये मिलेगा, धातु होंगी वो अपचायक होंगी एक प्रकार से, और अधातु होंगी वो एक प्रकार से उपचायक होंगी। तो धातु हमेशा उपचायक का काम करती है। धातु होंगी वो कैसी होंगी? अपचायक होंगी, और अधातु होंगी वो उपचायक का काम करेंगी, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेंगी अधातु। यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इसे ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि भ्रंजक चूर्ण में हम देख पा रहे हैं, अभी आपको बता रहा हूं मैं आपके सामने, भ्रंजक चूर्ण जो है, भ्रंजक चूर्ण का सूत्र आप देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा आपको कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, ये लिखा हुआ है। इसमें से ऑक्सीजन है और क्लोरीन, 2 अधातु तत्व मौजूद हैं। दोनों ही अधातु तत्व की प्रकृति होती है उपचायक का काम करने की, इसीलिए इन्हें उपचायक अभिक्रिया में भी उपयोग किया जाता है रासायनिक उद्योगों में। ये आप ध्यान रखें। उपचायक से तात्पर्य होगा ऑक्सीकारक अभिक्रिया में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब हम आगे की ओर चलेंगे और हम देख लेते हैं बेकिंग सोडा।
ठीक। बेकिंग सोडा ये है, तो बेकिंग सोडा किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उसका उपयोग क्या है। तो यहाँ पर आमतौर पे आप जानते होंगे बेकिंग सोडा का उपयोग यहाँ लिखा है रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाना खाने को शीघ्रता से पचाने के लिए भी, ये खाना हमने खाया है उसे शीघ्रता से पचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो यौगिक है वो रासायनिक नाम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से तो जानते हैं। साथ साथ में कौन नाम दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है, एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी है कि बेकिंग सोडा का बनाने के लिए एक मूल पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो मूल पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है इसमें सोडियम क्लोराइड का, ये हमें ध्यान रखना है। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ लिया गया है, साथ में जल लिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस। जब इन चारों अभिकारक को मिलाया जाता है तब जाकर हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का इसमें निर्माण होता है। साथ साथ में अमोनियम क्लोराइड इसमें बनता है। मैं एक दृष्टि में आपको सूत्र के बारे में आपको बता देता हूँ किस प्रकार से क्रिया। बेकिंग सोडा के लिए हमें सबसे पहले लेना है सोडियम क्लोराइड, एक मूल पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड हम यह लेंगे। सोडियम क्लोराइड के बाद में हम बात कर रहे थे जल की, तो जल हम यहाँ पर ले लेंगे H2, ठीक। फिर हम बात कर रहे थे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, तो हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं CO2। फिर हमने बात की थी इसमें अमोनिया की, तो हम इसमें अमोनिया भी लेंगे NH3, ये हमने ले लिया है अमोनिया NH3। फिर लगाएंगे हम एक एरो। समीकरण में हमें यहाँ दो प्रकार के पदार्थ बनना है, तो सबसे पहली बात हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पहले बने। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका सूत्र याद होना चाहिए, तब हम बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट में आपको पता ही है NH, ये आ गया है। तो बाइकार्बोनेट का आपको पता ही होना चाहिए सूत्र बाइकार्बोनेट का क्या होता है। बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है HCO3। यदि आप ये जानते हैं तो आप ये उसमें साथ में ऐड कर देंगे। सोडियम एकल धनावेश है और बाइकार्बोनेट एकल ऋणावेश होते हैं, तो सीधे सीधे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। HCO3 यहाँ हम लिख देंगे, ये बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर आप पॉजिटिव लगाएंगे नहीं, मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है, ठीक है। तो ये आपके सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट क्या है वो हम यहाँ से देख लेंगे, ये बना कैसे उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, किस प्रकार से बना है, कैसे बना है, वो अपने पता चलेगा कैसे बना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जल के दो पार्ट्स कर लेते हैं हम, एक H निकाल देते हैं और एक OH निकाल देते हैं, ठीक। अब आपको थोड़ा नजर आने लगा होगा कि क्या हो रहा है वास्तव में। तो ये होने वाला जो है वो आपको यहाँ से दिखाई देगा कि जो OH है वो इस CO2 के साथ में जाएगा और क्या बनाएगा, ये बाइकार्बोनेट का रूप ले लेता है। तो बाइकार्बोनेट हमने यहाँ लगा दिया इसमें और Na यहाँ से निकल कर आया। अब हमारे पास क्या बचा वो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा। एक हमारे पास Cl बचा हुआ है, एक H बचा हुआ है और यहाँ NH3 बचा हुआ है। तो यहाँ आप सबसे पहले हम देखेंगे N लिख देंगे, N लिख दिया। H की संख्या कितनी हुई, 3 यहाँ है और 1 यहाँ पर थी, तो जो हो जाएगी NH4 हो जाएगा। फिर हमारे पास एक Cl भी बचा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का। इसे चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड नाम लिख देंगे। यहाँ पर आपको नाम याद होना चाहिए इनकी। अमोनियम क्लोराइड, ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसे लिख सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट में लिख रहा हूं इसमें। इसका व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा। इसका व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा। अब चलिए हम इसके थोड़ी सी और ऐसी जानकारी ले लेते हैं, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं आगे चलकर। यहाँ आप देखेंगे क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं
कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने के लिए किया जाता है। यह एक दुर्बल असंरक्षक असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये कह रहे हैं कि यदि खाना के जो हम खाते हैं उसके बाद पेट के अंदर जो अम्ल उत्पन्न होता है, उस अम्ल की एसिडिटी को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, हम पिछले 2.14 क्रियाकलाप में अध्ययन कर चुके हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक वास्तव में क्षारकीय स्वभाव का है और वो दुर्बल क्षारक है। असंक्षारक से तात्पर्य है आपकी बॉडी को नष्ट नहीं करेगा और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये असंक्षारक है, संचरित नहीं करेगा आपकी बॉडी को। और खाना पकाते समय यदि इसमें देखें कि किस प्रकार की क्रिया होती है तो वो अपन देख लेते हैं। गर्म करने पर क्या होता है। गर्म करने पर ये होगा कि इसमें सबसे पहली बात है कि जल वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। तो जल जब बाहर निकलेगा तो आपको पता है कि जल कहाँ से निकलेगा, जहाँ से जल बना था इसमें टूटकर एक तो इसमें OH होगा और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो यहाँ से इस प्रकार से OH तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर होगी, साथ में जल भी बाहर हो जाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, देखिए आगे 2 लगाया गया है ये यहाँ पर, और यहाँ से इस प्रकार से जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और सोडियम कार्बोनेट शेष रह जाएगा। ये अभिक्रिया होगी इसमें ऊष्मा देने पर, अर्थात इसे गर्म करने पर। इसके बाद नीचे लिखा है, हम पढ़ देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है, उसे भी आप देखेंगे। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का उपयोग किस किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले बेकिंग सोडा के उपयोग में सबसे पहला उपयोग देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे जब जल में किसी अम्ल में मिलाते हैं तो क्या होता है, किसी अम्ल से क्रिया करेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और जल, और यहाँ पर एक लिखा है अम्ल का सोडियम लवण यहाँ पर बन जाएगा। जो भी अम्ल इसमें मिलाएंगे उसका सोडियम लवण ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये वास्तव में क्षार की तरह कार्य करता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे दूं, क्योंकि यहाँ कोई अम्ल का नाम नहीं दिया है, मैं एक अम्ल का नाम लेकर यहाँ पर आपको क्रिया कराकर बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसमें काम होगा। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए कि जी हमारे सामने बेकिंग पाउडर या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी एक अम्ल के साथ क्रिया कराना। तो मैंने कोई एक अम्ल ले लिया है, जैसे कि मैंने अम्ल ले लिया है यहाँ पर HNO3 एक अम्ल ले लिया है। ठीक है, एक अम्ल मैंने HNO3 ले लिया है। इसकी जब क्रिया इसके साथ में कराएंगे तो क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहली बात कर रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगा, एक ऑक्सीजन बचेगी यहाँ पर शेष। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से CO2 निकल चुकी है ये। फिर एक बात कह रहा है कि इसमें से जल भी निकलता है, तो जल निकालने के लिए जरूरी है कि जहाँ पर H हो, तो एक H तो हमारे पास यहाँ है और एक H इसमें है। ठीक, अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच रही है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ है, ये रही ऑक्सीजन। तो 2 H हमारे पास हो गए, एक H ये और एक H ये। तो यहाँ से हम निकालेंगे जल। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा NO3 और ये बचा N। तो जो हो गया अम्ल का सोडियम लवण। अम्ल कौन सा था, HNO3 के साथ में, तो ये हो गया सोडियम और ये हो गया NO3, अम्ल का लवण हो गया जी, सोडियम लवण। इस प्रकार की क्रिया हो जाएगी, ये क्रिया की बात करना है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा तैयार करने में किया जाता है, जो मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। इस प्रकार से आप इसे नोट कर लेंगे, ये मोस्ट क्वेश्चन के रूप में चलते हैं, तो उन्हें आप ध्यान देंगे। इसमें देख लेते हैं, और अभी इसी पहले बिंदु में इस सभी क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी केक के खमीर उठाया जाता है, या फूल उभर जाते हैं तथा इसे मुलायम स्पंजी बनाया जाता है। तो ध्यान रखना कि बेकिंग पाउडर जो है उसके द्वारा जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका उपयोग जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पाव की रोटी को फुलाने में, केक में खमीर उठाने में, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, दूसरे नंबर की चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है
तो यहाँ देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक एंटासिड का संघटक है, अर्थात ये एक एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहा जाता है। और यहाँ क्षारीय स्वभाव होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाने का काम करता है, अर्थात इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशमक के रूप में भी किया जाता है, अर्थात इसका उपयोग आग बुझाने वाले उपकरण के रूप में भी इसका किया जाता है। तो सोडा अम्ल के अग्निशमक में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला बिंदु हमारे सामने आएगा धोने का सोडा, ये धावन सोडा जिसे हम कहते हैं। धावन सोडा के बारे में हम जान लेते हैं कि धावन सोडा क्या है और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ देखते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडे का सूत्र है Na2CO3 डॉट डेकाहाइड्रेट, अर्थात 10 हाइड्रोजन के अणु 10 जल के अणु इसमें मिले हैं, डेकाहाइड्रेट से बोलते हैं। धोने का सोडा है, धावन सोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे नाम धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यह एक अन्य रसायन जैसे कि सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसका मूल जो प्राप्त करने वाला घटक है वो भी सोडियम क्लोराइड है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही हम देख चुके हैं। और सोडियम कार्बोनेट को के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है, अर्थात उसे क्रिस्टल में तब्दील किया जाता है, तब जाकर हमें ये प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है, अर्थात ये क्षारकीय स्वभाव का लवण है, ये क्षारक की तरह कार्य करता है। ये लवण भी इसमें क्षारकीय गुण पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट में, ये उदासीन प्रकृति का नहीं होता है। यहाँ देखेंगे सोडियम कार्बोनेट ये आपके सामने दिए गया है Na2CO3, इसमें 10 जल के अणु साथ में रहते हैं, तब इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम हो जाएगा, उसी में लिखा है साथ में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। आगे बात करें 10 जल के अणु क्या दर्शाता है, क्या यह सोडियम कार्बोनेट को आर्द्र बनाता है? हम जब इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे, मतलब इसके बारे में जानकारी अगले भाग में आपको मिल जाएगी। हाँ, तो सोडियम कार्बोनेट जो इसका आर्द्र बनाता है, तो इसकी जानकारी अगले भाग में मिलेगी, अगले भाग में हम पढ़ेंगे। तो अगले भाग में पढ़ने से तात्पर्य है अगले चैप्टर में जो भी इसका पार्ट्स है अगला, उसमें इसकी जानकारी मिलेगी, यही रहेगा चैप्टर तो इसका पार्ट, तो ठीक है। और मैं भी बताऊंगा तो थोड़ा सा इसमें लंबा हो जाएगा, वीडियो अभी भी वैसे लंबा हो रहा है, ठीक है, तो मुझे इसके उपयोग भी पूर्ण कराना है। इसलिए सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी है। यहाँ लिखा है धोने का सोडा, ये प्रिंट से थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, तो देख लेना आप, ये है धोने का या सोडा या धोने के सोडे के उपयोग है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग बोरेक्स सोडियम के यौगिक उत्पादन में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों को साफ सफाई के लिए भी किया जाता है और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। 4 उपयोग है, 4 उपयोग में से आपको 2 उपयोग भी अगर याद करेंगे और एक समीकरण याद करेंगे, ठीक है, तो इसका आपको 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा, सरलता से हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट होते हैं, खास होते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को मैं यहीं पॉज करूँगा, ठीक। और ध्यान रखें यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है।